सो गाइज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों बाद जो है मैंने आपके आज एक क्लास ले रही हूँ, तो उसके लिए सॉरी है। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे हुए। तो सबसे पहली चीज़ है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इससे पहले मैंने आपको क्या समझाया था वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने आपको लास्ट टाइम एलॉय के बारे में बताया था, एलॉय का कॉन्सेप्ट क्लियर करा था। तो आई होप सो आपको पिछली वीडियोस क्लियर होंगी। तो चलिए आगे चलते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो एटम होते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, बेसिकली हम इस चीज़ के बारे में यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है एटम। क्या है? सबसे पहली चीज़ एटम है। अब एटम क्या होता है, ध्यान से सुनिए। जो एटम होता है वो सबसे छोटी यूनिट होता है। एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसको आप तोड़ नहीं सकते। उसी को डाल्टन ने क्या बोला था? एटम बोला था। अगर आप डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ोगे जो कि 9th क्लास में दे रखी है, तो डाल्टन ने कहा था कि जो सबसे छोटा पार्टिकल जिससे मैटर बना हुआ होता है उस पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पर रफली समझाने की कोशिश करूँ, देखो यहाँ पे जो सबसे पहले होता है क्या होता है? एटम होता है। अब नंबर ऑफ एटम क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं और ये क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। और वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर कंबाइन होते हैं तो ये बनाते हैं कंपाउंड। ठीक है, क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। देन वही नंबर ऑफ कंपाउंड मिक्स होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। देन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, एक सेकेंड जी, अगर देखो, अगर मैं आपसे पूछूं, अब एटम देखो क्या है। एटम क्या है? इज आ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। और इसको आप स्प्लिट नहीं कर सके क्योंकि जो सोचो, जो सबसे छोटा पार्टिकल है उसको कहाँ ही आप तोड़ोगे। अगर मान लो ये दो चीज़ें हैं, आप इसको फिर भी स्प्लिट कर सकते हो, सिंगल सिंगल है, बट ये ऑलरेडी सिंगल है, इसको क्या स्प्लिट करोगे? नहीं कर सकते। तो ये क्या है? यही बेसिकली हमारा क्या होता है? एक एटम होता है। अब जो एटम होता है उसके कुछ फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, यानी कि ये एटम किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है, ये चीज़ फर्दर आगे पता चली। तो क्या क्या थे एटम? यहाँ पे बोल रहा है कि जो एटम होता है ना वो तीन चीज़ों से मिलके बना है, जिसको बोला गया है सब एटॉमिक पार्टिकल या फिर फंडामेंटल पार्टिकल। वो क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये तीनों एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाते हैं। अब क्या होता है इलेक्ट्रॉन? देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बेसिकली वो होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। कितना होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को बोला गया इलेक्ट्रॉन। और जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल थे उनको बोला गया न्यूट्रॉन। और जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था उसको बोला गया न्यूट्रल, कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब आगे चलो, यहाँ कुछ एक लाइन लिखी है। क्या लिखी है कि द प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होती है दोनों न्यूक्लियस में होते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो चारों तरफ रिवॉल्व करता है किसी भी ऑर्बिट के। अब यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँ, जो आपने अगर 9th क्लास में देखा होगा, तो सबसे पहले आते हैं थॉमसन मॉडल। कौन आते हैं? ये इनकी थ्योरी, चलो मैं यहीं पे बता देती हूँ। सबसे पहले आते हैं जे थॉमसन। कब आए थे? 1897 में। जे थॉमसन ने कहा कि एक ना ऐसे वाटरमेलन लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक स्पेयर होता है। क्या होता है? स्पेयर। अच्छा, स्पेयर और सर्कल में क्या फ़र्क होता है? जैसे आपके हाथ में चूड़ी होगी, जो चूड़ी होती है ना वो 2D होता है ना। यानी जो चूड़ी है वो क्या है? एक एक वो सर्कल है। पर वहीं अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक बॉल, बॉल क्या है? एक 3D स्ट्रक्चर है, यानी ये क्या है? एक स्पेयर है। तो जे थॉमसन ने बोला कि एटम एक स्पेयर जैसा होता है, मतलब बॉल जैसा होता है। और इसकी जो बाउंड्री है ना, ये जो बाउंड्री आप देख पा रहे हैं, इस बाउंड्री पे होते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इसकी बाउंड्री पे होते हैं। फिर इन्होंने बोला जो अंदर है ना, अंदर वाला पोर्शन, इसके अंदर क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, जिनका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने बोली। यानी ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये चीज़ बोली कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। यानी इन्होंने किस चीज़ की डिस्कवर करी थी? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी इन्होंने करी थी। नेक्स्ट, अब ये चीज़ ये इसकी स्टेबिलिटी बताने में अनसक्सेसफुल रहे, मतलब कि इनकी लिमिटेशन क्या होगी, इनकी कमियां क्या होगी, कि ये नहीं बता पाए कि अच्छा, इन्होंने एक चीज़ और बोली थी, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन अंदर होंगे ना, सॉरी, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन बाहर है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अंदर होंगे। यानी ये न्यूट्रल होल, यानी न्यूट्रल होता है पूरी तरीके से। ठीक है, क्योंकि जितने पॉजिटिव होते हैं उतने ही इसमें नेगेटिव होते हैं। पर ये जो जे थॉमसन है वो इस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाई कि ऐसा क्यों होता है। इसके बाद आते हैं रेदरफोर्ड। कौन आते हैं? रेदरफोर्ड। रेदरफोर्ड ने बोला कि जो इन्होंने ऐसा बोला है ना कि इलेक्ट्रॉन अंदर होते हैं, तो इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं होते। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? बाहर होते हैं। प्रोटॉन अंदर होते हैं।
रदरफोर्ड ने बोला। आपने 9th क्लास की बुक में पढ़ा होगा कि गोल्ड फॉइल के साथ एक्सपेरिमेंट कराया था। गोल्ड फॉइल के साथ जो एक्सपेरिमेंट कराया था वो किसने कराया था? रदरफोर्ड ने कराया था। और कई जगह और ये बोला जाता है कि रदरफोर्ड ने ही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की क्या करी थी? डिस्कवरी करी थी। अगर आपसे पूछे एटम को वाटरमेलन लाइक स्ट्रक्चर बताया था, वो किसने बताया था? थॉमसन मॉडल ने। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी? थॉमसन मॉडल ने करी। प्रोटॉन की डिस्कवरी आती है रदरफोर्ड, और वहीं कई जगह पर इसका नाम गोल्डस्टीन भी दे देते हैं कि गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थी। वही है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर जीरो चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता, इसकी डिस्कवरी करी थी चैडविक ने। अब आपको कैसे याद रखोगे आप कि किसके डिस्कवरी किसने करी थी? एक ट्रिक है। क्या है वो ट्रिक? ट्रिक ये है, ईंट पर नाचे। क्या है? ईंट पर नाचे। यानी कि एक ईंट है, ये एक ईंट है, ठीक है। इसके ऊपर 3 लोग ना डांस कर रहे हैं। 3 लोग क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं। मैंने इस पे 3 लोग बना दिया है, ठीक है। ये 3 लोग क्या कर रहे हैं? इसके ऊपर खड़े होकर डांस कर रहे हैं। ये जो 3 लोग इसके ऊपर खड़े होकर डांस कर रहे हैं ना, ये 3 लोग कौन है? एक तो है इसमें रदरफोर्ड, एक है इसमें थॉमसन, और एक कौन है इसमें? चैडविक है, ठीक है। अब कैसे? ट्रिक क्या बनी? ईंट से याद रखो, ई से है इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन मॉडल, यानी थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी। रा से है रदरफोर्ड, पा से है प्रोटॉन, यानी रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की डिस्कवरी करी। चे से है चैडविक, ना से है न्यूट्रॉन, यानी चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी। इस तरीके से आप इसको लर्न रख लेना। आगे हमें इसमें यह पढ़ना है कि जो मास है किसका? इलेक्ट्रॉन का मास। देखो कई बार वैल्यू भी पूछ ली जाती है। तो जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो कितना है? 9.1। देखो ये रहा 9.1 इंटू 10 की पावर 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg किसका मास होता है? ये है आपका इलेक्ट्रॉन का मास। वहीं बात करें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है? सेम होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है? बिल्कुल सेम होता है। प्रोटॉन का कितना है? 1.673, और जो न्यूट्रॉन है उसका भी लगभग सेम है, बस 75 आ रहा है, लगभग आप सेम डाल सकते हो। अब यहाँ पर बोल रहा है चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है? -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। इसी कोई एक्यूरेट वैल्यू अगर मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है? -1, ठीक है। और वहीं बात करूँ प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो जो यहाँ पे शुरू में आपने माइनस लगाया है उसकी जगह पर आपको क्या लगा देना? प्लस। बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। तो जो प्रोटॉन होता है उसका क्या है? प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, ठीक है। और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल ही होता है, ठीक है। पोजीशन क्या होती है? इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के चारों तरफ। प्रोटॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो भी कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। अगर आपसे पूछे न्यूक्लियस का वेट बताओ तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का वेट कर दें तो ये क्या कहलाएगा? न्यूक्लियस का वेट कहलाएगा, बिल्कुल ठीक है। आगे अच्छा, यहाँ पे एक और आता है कि जो न्यूट्रॉन है ना उसका एंटी पार्टिकल है एंटी न्यूट्रोनो, और जो इलेक्ट्रॉन है उसका एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन, ठीक है। चलो आगे आओ। नेक्स्ट क्या है? मॉलिक्यूल। मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ एटम कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल O2। फॉर एग्जाम्पल के लिए O2 इज अ मॉलिक्यूल। अगर मैं बोलूँ CO2 दिस इज अ कंपाउंड, ठीक है। इस टाइप से आपको याद रखना है। सेम एटम से मिलकर बना होगा वो है मॉलिक्यूल। चलो, इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन रिमेन्स इन फ्री स्टेट, जो फ्री स्टेट में होते हैं, ठीक है। अ मॉलिक्यूल हैज़ 2 और मोर देन 2 डिफरेंट एटम। जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम होते हैं, जो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो एटॉमिक नंबर क्या है? इन 1913 में मोसले ने ये दिया था एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट। अच्छा, अगर आपसे मैं बोलूँ तो इनका नाम है पूरा हेनरी मोसले। क्या नाम है इनका पूरा? हेनरी मोसले है। अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल उठा के देखोगे ना तो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले कौन आए थे? मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल बोली जाती है, क्योंकि मेंडलीफ से पहले कोई भी ऐसा नहीं आया जिसने पीरियोडिक टेबल का नाम बोला हो। तो जो मेंडलीफ है उन्होंने सबसे पहले कहा था कि इन सभी एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए? एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ टेबल होनी चाहिए जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। तो उन्होंने जो एलिमेंट को अरेंज करा था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। किस पे? एटॉमिक मास के बेसिस पे उन्होंने क्या करा था? उसको अरेंज करा था। पर उसके बाद क्या हुआ? एटॉमिक मास, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उन्होंने क्या करा था? अरेंज करा था।
पर वहीं अगर मैं बात करूं, उसके बाद आए हेनरी मोस्ले। हेनरी मोस्ले ने कहा मास के साथ साथ हम इसको एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज करेंगे। तो वही हेनरी मोस्ले हैं ये, जिनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। क्या लिखा है कि it given by Mosley and it define the number of proton present inside the nucleus, यानी जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है न्यूक्लियस में किसी भी एटम के, ठीक है, इन एन आइसोलेटेड एटम। मतलब देखो इसका फॉर्मूला भी यहाँ पे दे रखा है आपको। जो Z है ना, Z क्या है, एटॉमिक नंबर है। Z क्या है, एटॉमिक नंबर है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ना वही उसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा। क्लियर है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इक्वल टू एटॉमिक नंबर। मान लो मैं आपसे बोलती हूँ कि जो सोडियम है, क्या है, जो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। इसके इलेक्ट्रॉन बताओ। आप बोलोगे मैडम इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11 होंगे। अगर मैं बोलूँ क्लोरीन है, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 17 ही होगा। बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं 1 to 30 एटॉमिक नंबर ट्रिक वाइज मैंने आपको अपने चैनल पर डाल रखे हैं, आप चाहे तो उसको सर्च कर लेना, ठीक है। चलो, अगर नहीं मिलता है तो उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी आपको। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, मास नंबर। मास नंबर मैंने आपको क्या बताया था, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है ना, वही बेसिकली क्या होता है, मास नंबर होता है। तो पढ़ते हैं, चलो देखते हैं। इट इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, यानी न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उनका जो सम है वही कहलाता है क्या, एटॉमिक मास नंबर। और इसको रिप्रेजेंट करा जाता है कैपिटल ए से। देन इसके बाद आते हैं, देखो इसका फॉर्मूला भी इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। क्या दे रखा है, मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। देन एटॉमिक नंबर प्लस इन दोनों का देखो, एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, इसको उधर लेके चले गए हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे बोल रहा है एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन और वो सारे दोनों इक्वल थे ना, इसलिए यहाँ पे क्या रख दिया, एटॉमिक नंबर रख दिया। और एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या होता है, जेड, और न्यूट्रॉन का सिंबल क्या होता है, कैपिटल एन। तो बोल रहा है कि एन एटम विद एटॉमिक नंबर, जो कोई एटम है एटॉमिक नंबर के साथ एंड मास नंबर के साथ, उसको रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस टाइप से। यानी कि मान लो अगर मैं बोलूँ यहाँ पर देखो ए यहाँ पे क्या है, एटॉमिक मास नंबर है, जेड क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है। मान लो अगर मैं आपको बोलूँ जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, तो नाइट्रोजन ऐसे, इसका मास नंबर कितना है, मास नंबर इसका 14, तो 14 ऊपर लिखेंगे। एक मिनट रुको, मैं इसको क्लियर करके आपको दिखाती हूँ। देखो जैसे कि मान लो ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मास नंबर होता है 17 और इसका 14 होता है 14। नाइट्रोजन का मास नंबर है 14 और एटॉमिक नंबर है 7, तो इसको इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। आगे है डिफरेंट एटॉमिक स्पीसीज आइसोटोप्स, यानी आइसोटोप्स क्या होते हैं, आप सुनो जरा। आइसोटोप्स क्या होता है, कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं एटम की, ऐसे कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनके सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। क्या है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ये क्या होता है, ये है आइसोटोप। अगर मैं वहीं इसको करवा दूं अपोजिट, क्या करवा दूं, अपोजिट करवा दूं, तो क्या होगा, यानी कि मैं यहाँ पर बोल रही हूँ आपसे कि आपको करना है डिफरेंट एटॉमिक नंबर और जो बट सेम मास नंबर। तो इस टाइम पे ये जो डेफिनेशन बन गई है ना, नीचे वाली जो डेफिनेशन बनी है, ये है आइसोबार की, और ऊपर वाली किसकी, आइसोटोप की। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। चलो आओ अब डेफिनेशन में देखते हैं इसकी में क्या बोल रहा है। यहाँ कह रहा है द एटम ऑफ द एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप। यही था बिल्कुल, आप चाहो तो ये सिंपल लाइनों को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आओ आगे, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। अगर आपसे पूछे हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं, तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं, 3 आइसोटोप होते हैं। कौन कौन से, एक होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रेटियम। और अब आपको ये तो समझ आ रहा होगा, ये जो 1H1 लिखा हुआ है इसमें, यानी कि जो ये वाली जो टर्म है, मतलब ये जो नीचे वाला 1 है, ये क्या है, ये यहाँ पर है एटॉमिक नंबर Z, और जो ऊपर के साइड 1 लिखा है ये क्या है, इसका
ये है इसका मास नंबर यानी कि ए, और बीच में जो एच लिखा है वो क्या है, एक्स है, यानी वो है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मतलब सिंबल, किसी भी एलिमेंट का क्या है वो सिंबल है। क्लियर है। अच्छा, तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं, 3 आइसोटोप होते हैं। कौन कौन से, एक तो है प्रोटियम, एक है ड्यूटेरियम और एक है ट्रिटियम, जिसको हम 1s1 1s2 1s3 के नाम से जानते हैं। देखो सभी के नीचे 111 आ रहा है, नहीं, एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, बट मास नंबर क्या अलग अलग है सभी का, इसे क्या कहेंगे, हाइड्रोजन के आइसोटोप। नेक्स्ट वन है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बोल रहा है इनके अंदर जो सेम, देखो सेम तो है इसमें प्रोटॉन और सेम नंबर है इलेक्ट्रॉन, पर जो डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, किसमें, आइसोटॉप्स के अंदर। नेक्स्ट आ जाओ आइसोबार। आइसोबार में क्या बोल रहा है, आइसोबार में कह रहा है कि सेम होगा, जो मैंने आपको भी बताया था क्या, कि द एटॉमिक नंबर, द एलिमेंट एटम ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। क्लियर है। तो सेम मास नंबर, सॉरी देखो दोबारा देख लो, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, उसका अपोजिट। और ये क्या, इसका जो वो हो जाएगा, क्या नाम है, फॉर्मूला, एग्जाम्पल क्या होगा, वो है 18 AR14, यानी आर्गन का एटॉमिक नंबर है कितना, 18, और इसका मास है 40। ठीक है। और जो कैल्शियम है उसका एटॉमिक नंबर है 20 और मास कितना है 40। देखो दोनों का मास बिल्कुल सेम है, पर एटॉमिक नंबर क्या है दोनों का अलग अलग। तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आपको लिखना रहेगा। नेक्स्ट है आइसोटोन। आइसोटोन क्या होता है, आइसोटोन में कह रहा है कि these atom have same number of neutron but different atomic number as well as mass number। देखो पिछले वाले में इसने क्या बोला था कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं, यानी प्रोटॉन, एक सेकेंड, इसमें बोला था प्रोटॉन और इक्वल टू क्या होता है, न्यूट्रॉन बराबर, सॉरी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सब बराबर होते हैं, पर जो न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते। पर इस वाले में क्या कहना चाह रहा है, इस वाले में बोल रहा है ये कि जो सेम होते हैं, कौन, न्यूट्रॉन होते हैं, पर न्यूट्रॉन तो इसमें सेम होते हैं, पर बोल रहे डिफरेंट एटॉमिक नंबर, यानी जेड क्या होता है यहाँ पर, सेम होता है, और मास नंबर भी क्या होता है, मास नंबर सेम रहता है। डिफरेंट एटॉमिक नंबर एज वेल एज मास नंबर, मास नंबर भी डिफरेंट होता है और एटॉमिक नंबर भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, जो यहाँ पे देखो इसमें जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है दोनों में। अगर मैं इसको देखूँ, कहाँ गया ये, इन दोनों को देखो आप, C6C13 और 7N14, यानी इन दोनों के जो प्रोटॉन है ना, सॉरी इन दोनों के जो न्यूट्रॉन है ना, इन दोनों के जो न्यूट्रॉन है वो दोनों क्या है, सेम है, पर मास भी अलग है, एटॉमिक नंबर भी अलग अलग है, यानी ए की वैल्यू भी अलग है और ए की वैल्यू भी अलग है और जेड की वैल्यू भी अलग है। तो उसे क्या बोलते हैं हम, आइसोटोन, पर न्यूट्रॉन क्या होंगे, सेम। आइसोटोन, टोन में एन वर्ड सुनाई दे रहा है, यानी एन क्या है, सेम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है बोहर बोरी स्कीम। बोहर मॉडल भी आप इसको कई बार कह सकते हैं। इन्होंने कब दिया था, ये दिया था 1921 में। इनने बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन बताया है कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल होंगे। ठीक है, यानी जिसकी, देखो ये ना कुछ इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है, मैं आपको बता देती हूँ। देखो इनका कुछ स्ट्रक्चर ना कुछ इस तरीके होता है, बीच में होता है यहाँ पर पॉजिटिव, और उसके बाद ऐसे करके नंबर ऑफ शेल होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूँ, जो बाहर वाला शेल है ना, सबसे लास्ट वाला, इसमें एनर्जी क्या होती है, सबसे ज़्यादा, इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम, इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम होती है, इसकी ज़्यादा ही कम होती है, इस तरीके से चलता है। ठीक है, अब जिसकी एनर्जी जितनी कम होती है उससे पहले वो उस पर चले जाता है, फिर हायर जितनी ज़्यादा एनर्जी होती है उस हिसाब से बाहर वाले शेल में आते रहते हैं, और नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, और या स्मॉल एन से, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ो जरा क्या बोल रहा है, जो मैक्सिमम नंबर, अच्छा यहाँ पर और एक और चीज़, कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 2 8 8 18 18 32, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है 18 फिल होते हैं, पहले वाले में 2 फिर 8 18, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, 2 फिर 8 फिर 18, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इससे फिल होते हैं। और इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो फिर हम 11 12 वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या नाम था उनका, अफवाऊ रूल, यानी अफवाऊ प्रिंसिपल के बेस पे इसको करते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है 11th क्लास का, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। चलो यहाँ पर बोल रहा है शेप ऑफ एस ऑर्बिट इज स्पेरिकल, यानी जो एस ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो कैसी होती है, स्पेरिकल, एस से स्पेरिकल। और जो पी यानी पी वाले की जो शेप होती है वो कैसी होती है, डम्बल होती है, कैसी होती है, डम्बल। और डी की कैसी होती है, डी की होती है डबल डम्बल।
और एफ की कैसी होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है। चलो मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ आपको इसके, ठीक है। चलो एस का कैसा है, एस का है स्पेरिकल, ठीक है, ये क्या है, एस है। और पी का कैसा होता है, पी का होता है यहाँ पर डम्बल ऐसे, ठीक है। अच्छा अब डी का कैसा होता है, डी का यहाँ पे होता है डबल डम्बल, यानी एक डम्बल और ये दूसरा डम्बल, ठीक है। और जो एफ होता है ना, एफ का कैसा होता है, एफ का होता है कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर, यानी इसमें बहुत सारे ऐसे करके डम्बल 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 ऐसे करते करते आ जाते हैं इतने सारे डम्बल, ठीक है। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है। और जो जी होता है ना, जी का होता है 8 फोल्ड, यानी 8 बार डम्बल फोल्ड होंगे, 8 फोल्ड डम्बल, ठीक है। तो इस टाइप से इसका रहेगा। देन इसके बाद आ जाओ रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन, वो कौन कौन से रूल हैं जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। तो पहला क्या है, अफवाउ रूल। पहला कौन सा रूल है, अफवाउ रूल। अफवाउ का मतलब होता है बिल्डिंग अप, अफवाउ का मतलब क्या होता है, बिल्डिंग अप, यानी किसी चीज़ को बनाना। तो अफवाउ रूल बेसिकली हमें ये बताता है कि जिसकी एनर्जी जितनी कम वो सबसे पहले फिल हो जाएंगे। चलो आ जाओ पढ़ते हैं इसको। द रूल स्टेट दैट ऑर्बिट आर फिल अप अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग इन द एनर्जी, यानी इंक्रीज एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो फिल हो जाएंगे। द ऑर्डर इन विच इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन द ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू रूल के अकॉर्डिंग फिल होते हैं, यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, फिर 2s में, फिर 2p, यानी 7s की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे बाद में जाएगा। जिसकी एनर्जी जितनी कम उससे पहले वो क्या हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे। अब इसको याद कैसे रखेंगे मैम, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किलें तो हमें क्या करने में आती है, याद करने में आती है। तो चलो इसको याद करवा देते हैं, इसको याद करवा देते हैं। आ जाओ स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखना, आपको ये चीज़ें ना जल्दी जल्दी लर्न हो जाएंगी। आपको क्या करना है, ऐसे लर्न करना है। कैसे, पहले याद रखो एस, क्या याद रखना है आपको, एस एस पी, एस एस पी एस पी, एक बार एस दो बार एस पी, ठीक है, एक बार एस दो बार एस पी, फिर एस डी पी, एस लाओ पहले मैं एक साइड लिख देती हूँ। क्या क्या है आपका, देखो आपको ये क्या याद रखना है, देखो पहले आपको याद रखना है एस एक बार, फिर एस पी कितने बार, 2 टाइम्स, फिर एस पी डी 2 टाइम्स, ठीक है, फिर एस पी डी नहीं आएगा, फिर आएगा एस डी पी एफ, इस टाइप से रहेगा। चलो इसको आ जाओ लर्न करते हैं। देखो यहाँ पे कैसे कैसे लर्न करना है, मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले हमें याद करना है एस, फिर एस पी एस डी पी, ठीक है, एस, मैं लास्ट वाले को अलग कलर से यूज़ करती हूँ। देखो एस पी एस डी पी, ठीक है। सॉरी यहाँ पर जो मैं आपको बताई थी ना एस डी पी करके वो है, उसको चेंज कर लो थोड़ा सा। देखो क्या है, पहले एस पी एस डी पी एस डी पी, और उसके बाद क्या आएगा लास्ट में, एस एफ डी पी। देखो एस डी पी जो था ना, एस डी पी के बीच में यहाँ पे इस वाली जगह पर क्या कर देना, एफ को पुट कर देना। आओ दोबारा मैं यहाँ पर आपको समझा देती हूँ दोबारा से। क्या है, देखो सबसे पहले आपको करना है क्या, एस एक बार, है ना, क्या करना है, एस, ठीक है, एस पी, ठीक है, एस पी एस डी पी। अब ये जो एस के बाद दूसरा वर्ड है ना, यहाँ पे एफ को बस बीच में डाल दो, एस एफ डी पी। इसी के साथ ही आपका पूरा ही टेबल बन के रेडी हो जाएगा। क्लियर है, दोबारा बता दे रही हूँ क्या क्या है, एस पी एस डी पी एस एफ डी पी, ठीक है। इसी के साथ ही ये वाला जो रूल है आपका रेडी हो जाएगा, ये वाला। क्लियर है, चलो इसके बाद है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बेसिकली क्या बोलता है कि जो भी हमारे ऑर्बिट होते हैं, यानी जो ऑर्बिटल होते हैं ना इस टाइप के, ऑर्बिटल कुछ इस टाइप के होते हैं ऐसे करके, है ना, इनके अंदर आपने ज़रूर 12th क्लास में इसको देखा होगा। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो साइंस स्ट्रीम से ही होंगे, तो ही आप साइंस पढ़ रहे हैं बेसिकली। देखो चलो यहाँ पर क्या है कि इस तरीके से होते हैं, तो इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना, आपने देखा होगा क्या कि ऐसे अपोजिट स्पिन में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, है ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं।
तो ये जो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिल होते हैं, इसका मतलब एक ब्लॉक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट स्पिन, एक ऊपर स्पिन एक नीचे स्पिन, ऐसे फिल होते हैं। तो यही बोलता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या कहता है कि जो आप इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं वो अपोजिट स्पिन के होते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑर्बिट कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन विद इन अपोजिट स्पिन, यानी एक ऑर्बिटल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो 2 होंगे, वो भी कैसे, अपोजिट स्पिन के होंगे। हंट्स रूल क्या कहता है? हंट्स रूल कहता है कि पेयरिंग तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक आपका ऑर्बिटल आधा फिल ना हो जाए, ठीक है। मान लो अगर मैं आपको पूछूं किसी के पास जो है कितने 7 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है 7, और ये 3 ब्लॉक वाला कौन सा ऑर्बिटल होता है? ये होता है पी। क्या होता है ये? पी। एस में होता है 1, पी में होता है 3, और डी में कितने होते हैं? 5 ब्लॉक होते हैं। डी में कितने ब्लॉक होते हैं? डी में, एक सेकेंड, डी में कितने होते हैं? डी में होते हैं 5, 1 2 3 4, और एक ये 5 होते हैं। और एफ में होते हैं 7, कितने होते हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं। यानी एस के अंदर इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं 2, और पी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं 6, डी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं 10, और एफ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं 14। कितने फिल होते हैं? 14 फिल होते हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ गया हो। अब इसमें अगर किसी के पास, मैंने कितने इलेक्ट्रॉन बताए थे? 7 इलेक्ट्रॉन बताए थे। अगर उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन तो पहले सिंगल ही फिल करो, यानी 1। ऐसा नहीं होगा कि आप ऐसे फिल कर दो। देखो अगर आपने ऐसे फिल कर दिया ना 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो गया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आपके पास चलो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है मैं मान लेती हूँ एग्जाम्पल के लिए 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो कैसे फिल करोगे? आपको सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है, यानी 1 2 3, मतलब हाफ फिल हो गया। देन हाफ फिल हो जाएगा उसके बाद अब स्टार्टिंग में जाओगे, यानी 4 5। तो ये कौन कहता है? कहता है हंट्स रूल। अफवाओ प्रिंसिपल ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो फिल होते हैं अपने और मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल होते हैं, यानी कि जिसकी एनर्जी जितनी कम उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल हो जाएगा, जिसकी एनर्जी जितनी ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में फिल होगा, ठीक है। अब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं और दोनों ही अपोजिट स्पिन के होंगे। हंट्स रूल क्या कहता है? हंट्स रूल कहता है कि जितने भी सबसेल हैं, सबसेल के अंदर पेयरिंग जो होगी, सबसेल के अंदर पेयरिंग जो होगी वो कैसी होगी? पहले उसमें सिंगल ही ऑर्बिटल फिल होंगे, यानी वो हाफ फिल होगा, देन उसके बाद उसकी पेयरिंग स्टार्ट होगी। यानी कि अकॉर्डिंग टू इट इन सबसेल पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन ईच ऑर्बिटल इज सिंगली ऑक्यूपाइड। अगर ये सिंगली फिल हो जाएगा ऑर्बिटल, उसके बाद ही क्या होगा? अच्छा सबसे पहले एक चीज़ देखो क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ देखो, सबसे पहले होते हैं शेल, फिर क्या होते हैं? सबसेल, सबसेल के बाद आते हैं ऑर्बिट, फिर आते हैं ऑर्बिटल, ठीक है। सेल, सबसेल, ऑर्बिट और ऑर्बिटल, क्लियर है? इस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं। तो ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो फिल होंगे वो कैसे होंगे? सिंगल ही पहले फिल हो जाएगा किसी भी सबसेल में, देन उसके बाद आगे चलते हैं आगे। देन इसके बाद है आपका अगला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ये 10th क्लास का कॉन्सेप्ट आ गया, जो 10th क्लास का चैप्टर है ना आपका, केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन, वो वाला। तो केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर केमिकल चेंज देखने को मिल रहा हो, है ना। और जहाँ पर, अच्छा एक चीज़ और इससे पहले समझ लो, एक एरो होता है। क्या होता है? एक एरो होता है। एरो के पीछे जितनी चीज़ें होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। यानी जो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं और एक नई चीज़ बनाती है, और नई चीज़ बनाती है वो कहाँ आता है? वो आता है राइट साइड में, उसे क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं, ध्यान रखना। और ये जो एरो है ना, इस एरो का नाम, इसका नाम होता है गिब्स का सिंबल। किसका सिंबल? गिब्स का सिंबल। अगर किसी चीज़ के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो वो इसके ऊपर आती हैं, ठीक है। चलो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। रिएक्टेंट जो आपस में रिएक्ट करते हैं, गिब्स का सिंबल की बना क्या, प्रोडक्ट में क्या है, जो चीज़ आपकी बनकर रेडी होगी रिएक्टेंट के बाद। चलो पहली चीज़ है केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, इट इज़ अ चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंस और रिएक्टेंट रिएक्ट। यानी एक ऐसा चेंज होता है जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा चीज़ें या फिर रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, और क्या करते हैं टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, विच डिफरेंट प्रॉपर्टी वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन फॉलो। यहाँ पे अलग अलग क्या करती है? प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहली रिएक्शन को समझो, क्या कह रहा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन वर्ड से आपको क्या याद आ रहा है भाई?
कॉम्बिनेशन वर्ड में आपको एक वर्ड सुनाई दे रहा है जिसका नाम है कंबाइन। क्या सुनाई दे रहा है? कंबाइन। तो सिंपली याद रख लो, जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें कंबाइन होती हैं और एक नई चीज़ बनाती हैं उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बिल्कुल ठीक है, चलो पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? टू और मोर मटेरियल कंबाइन टू फॉर्म वन मटेरियल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने क्यूक्लाइम यानी CaO क्या होता है? क्यूक्लाइम होता है। CaO को वाटर से रिएक्ट करा तो इसने बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो क्या है, कई बार आपसे क्यूक्लाइम का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। क्यूक्लाइम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, और स्लैग्ड लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वहीं अगर मैं आपको बता दूँ एक वो लाइम स्टोन, क्या है? लाइम स्टोन का जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या है? CaCO3। कॉमन नेम है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है इसका नाम? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इसका मतलब जो नेम है वो है। और कॉमन नेम की बात करूँ लाइम स्टोन, कई बार पूछ लेते हैं लाइम स्टोन का फॉर्मूला या इसका कॉमन नेम क्या है, तो वो है लाइम स्टोन। ठीक है, चलो इसके बाद क्या है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद आओ, बोल रहा है कि ये जो रिएक्शन है ना, देखो इसमें क्या दिख रहे हो, साइड में हीट निकल रही है। हीट का मतलब ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सो और एंडो, दो वर्ड याद रखने हैं आपको। क्या याद रखने हैं? एक्सो और एंडो। एक्सोथर्मिक और दूसरा क्या है? एंडोथर्मिक। ठीक है, अब इसमें क्या फ़र्क है? देखो, एक्सो वर्ड से याद रख लो एग्जिट। एक्सो वर्ड से क्या याद रखना है आपको? एग्जिट। एग्जिट का मतलब क्या होता है? बाहर निकलना। ठीक है, अब ये जो थर्म है, थर्म का मतलब क्या होता है? हीट होता है। ठीक है, एग्जिट का क्या? बाहर निकलना। अब ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एग्जिट हो रही है, बाहर निकल रही है, उसे कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडो जस्ट उसका अपोजिट, यानी हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी, थर्मिक मतलब हीट, और इसमें क्या? एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, यानी जिस रिएक्शन में एरो के इस साइड कोई चीज़ निकले मतलब वो बाहर निकल रही है, अगर इधर कोई चीज़ लिखी है और अगर एरो के ऊपर कोई चीज़ मतलब उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो ये कौन सी रिएक्शन है? ये है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलो देखते हैं आगे क्या है। दिस रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि जो हम सांस लेते हैं ना, रेस्पिरेशन का प्रोसेस, वो भी कौन सा प्रोसेस होता है? एक्सोथर्मिक। कैसे? देखो यहाँ पर जो हमारा ग्लूकोज होता है यानी C6H12O6, ये जो ग्लूकोज है, क्या है ये? ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? ये बनाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और क्या होता है? एनर्जी। और इसी एनर्जी को कई बारी हम क्या लिख देते हैं? हीट लिख देते हैं, यानी इसमें हीट क्या रिलीज होती है। अगर आपसे पूछे रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं, तो आप बोलोगे क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट क्या रिलीज होती है। जब ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, तो उस टाइम पे क्या होता है? हीट रिलीज होती है, इसलिए उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डन है। आगे क्या बोल रहे? देखो यहाँ पे बता ही रखा है क्या, कि इन विच ग्लूकोज बर्न इन एयर फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, अगला है डीकम्पोजिशन। अच्छा क्लास, अब यहाँ पे ये ध्यान रखो, डीकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जस्ट अपोजिट रिएक्शन है। इसको कई बारी हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है डी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या फिर डिसोसिएशन रिएक्शन, या फिर डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी इस रिएक्शन में एक हैवी मटेरियल या हैवी सब्सटेंस ब्रेक हो जाता है दो या दो से ज़्यादा मटेरियल में। ठीक है, आओ, वन मटेरियल ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू और मोर मटेरियल आर कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल स्लैग्ड लाइम, वही स्लैग्ड लाइम CaOH का होल ट्वाइस, अगर उसको हम हीट करते हैं तो क्या होता है? ये Ca और वाटर बनता है। अब CaO क्या है यहाँ पर? ये था आपका क्विकलाइम। क्या है यहाँ पर? क्विकलाइम है ये। ठीक है, अब देख रहे हैं आप यहाँ पर हीट है। अब इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है? इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यानी हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो ये कौन सी रिएक्शन है? ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, चलो ये सारी चीज़ें आपको करने की जरूरत नहीं है। अगला जो डिस्प्लेसमेंट, प्लेस का मतलब आप क्या समझते हैं? जगह से समझते हैं। डिस का मतलब है एक्सचेंज समझते हैं। ठीक है,
ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई पार्टिकल्स अपनी जगह को क्या कर दें, एक्सचेंज कर दें। और कौन करेगा, मोर रिएक्टिव। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव वाले से अपनी स्टेट को बदल लेगा और उसे क्या कहेंगे, हम मोर रिएक्टिव एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, यानी कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट आर और फॉर्म सॉल्ट। देखो बनाएंगे सॉल्ट। मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो बदल लेता है अपनी स्टेट को किसके साथ, लेस रिएक्टिव एलिमेंट के साथ, और बनाएगा सॉल्ट। उस रिएक्शन कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करी और यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, Mg ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और यहाँ पर देखो क्या बन गया, MgCl2 और H2 क्या हो गया, बाहर निकल गया। और ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट, ऐसे ही इसमें देखो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, पीबी ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है क्योंकि यहाँ पर पीबी ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इस तरीके से कॉपर बाहर निकल गया। देन जिंक और कॉपर में देखो, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है, देखो इस तरीके से, समझ गए। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट आओ डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, बोथ मतलब दो मेटल ऑफ कंपाउंड अपनी सीटों को इंटरचेंज कर देते हैं और दो नए सॉल्ट बनाते हैं। क्लियर है। तो आओ जरा क्या बोल रहा है यहाँ पर, मेटल ऑफ टू कंपाउंड, मेटल के दो कंपाउंड इंटरचेंज करते हैं अपनी जगह पर और न्यू दो सॉल्ट बना देते हैं। आओ FeS यानी आयरन सल्फेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है, आयरन क्लोराइड। और H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड, ये फॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पर हुआ क्या है, देखो यहाँ पर ये हुआ है, Fe और Cl कंबाइन हो गए हैं। ठीक है, और H और S कंबाइन हो गए हैं, समझ रहे हो, ये चीज़ यहाँ पर हुई है। अगली रिएक्शन क्या है, ऐसे ही देखो इसमें भी हो रहा है, इसमें मैं आपको बताती हूँ क्या हो रहा है। यहाँ पर KSO4 कंबाइन हो रहा है और इधर से क्या हो रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल ये कंबाइन हो रहा है। नीचे वाले में अगर हम देखें तो AgCl कंबाइन हो रहा है और NaOH क्या हो रहा है, ये कंबाइन हो रहा है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। चलो पहले इनको समझ लो, ऑक्सीडेशन क्या होता है, पहले सिंपली ऑक्सीडेशन को समझो फिर रिडक्शन को समझना। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ, एक सेकेंड, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन तो ऐड हो रहा हो और हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब वो रिएक्शन जिसके अंदर हाइड्रोजन तो ऐड हो रहा हो और ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा हो, यानी उसके जस्ट अपोजिट, ओ से ऑक्सीडेशन, ओ से ऑक्सीजन ऐड, ओ से ऑक्सीडेशन, ओ से ऑक्सीजन ऐड और हाइड्रोजन रिमूव, वो है ऑक्सीडेशन। और जिसके अंदर हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है और ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, उसे कहते हैं रिडक्शन। ठीक है, ये भी समझ आ गया। अब ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होते हैं, एक साथ होते हैं, उसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। स्पेलिंग लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, क्या है रेडॉक्स की स्पेलिंग, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, आ जाओ, शायद आपको यहाँ पे भी दे रखा हो कहीं पर। चलो देखो, ऑक्सीडेशन इज डिफाइन एज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ तक क्लियर है। VRS वहीं पर रिडक्शन इज डिफाइन एज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब एग्जाम्पल को समझ लो भाई। एग्जाम्पल में क्या हुआ है, एग्जाम्पल में ये हुआ है, CuO को देखो, यहाँ Cu को कंपेयर करो तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, ऑक्सीजन रिमूव हुआ है यानी क्या बोल रहा है, रिडक्शन हुआ है। ठीक है, वहीं पर अगर आप देखो हाइड्रोजन से H2O क्या हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो आप देखते हैं क्या बता देंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। और ये पूरी की पूरी रिएक्शन, इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, दैट मीन्स ये कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ये है आपका रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल। समझ गए, चलो आगे आओ। नेक्स्ट बोल रहा है यहाँ पर जो रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या बोल रहा है, रस्टिंग ऑफ आयरन यानी एक सेकेंड, हाँ, ये बोल रहा है यहाँ पर कि रस्टिंग ऑफ आयरन यानी लोहे में जंग लगना। और रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी होता है जब ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड होता है ना, आप उसको लॉन्ग टाइम तक ऐसे हवा में छोड़ देते हैं और उसका टेस्ट ना बहुत बेकार, अनप्लीजेंट स्मेल, बहुत बेकार सी स्मेल और बहुत बेकार सा टेस्ट आने लग जाता है, उसे हम कहते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, अब रेंसिडिटी को अच्छा एक चीज़ और देख लो यहाँ पे, रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं। जो आप चिप्स पैकेट्स देखते हैं, आप मार्केट से जो भी चिप्स पैकेट नमकीन बिस्कुट लेते हैं, उसके अंदर क्या होता है, एक गैस होती है, वो गैस क्या होती है, नाइट्रोजन। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, आप कई बार घर पे एयर टाइट कंटेनर में नमकीन को रख देते हैं ताकि वो सीले नहीं, है ना, उसमें मॉइस्चर ना आए, तो वो भी क्या है, इस रेंसिडिटी का प्रिवेंशन मेथड है।
ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन यानी लोहे में जंग लगना और एसिडिटी, ये दोनों ही किसके रिजल्ट हैं? ये दोनों के दोनों रिजल्ट हैं किसके? ऑक्सीडेशन के, यानी ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, उसका एक रिजल्ट है। आगे देन इसके क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप ऐसे ही क्वेश्चंस को इनको ट्राई करना चाहते हैं तो, और ये बुक का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको ये बहुत सारा कंटेंट मटेरियल आपको मिल जाएगा, और जो भी डाउट है आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। आई होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए अगर वीडियो कॉन्सेप्ट आपको हेल्पफुल लगा है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।